अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के बारे में एक राय बड़ी आम है, वो है इस हुकूमत को बाहर से किसी से खतरा नहीं बल्कि खतरा अंदर से है, खतरा अपने आप से है। इस हुकूमत में पहले वुज़रा के आपस में इख्तलाफात की खबरें तो सामने आती रही है, लेकिन आज मैं जिस खतरे की बात कर रहा हूं वो है काबीना के अंदर मुंतखब अफराद वर्सेस गैर मुंतखब अरकान की आपस में जो लड़ाई है वो खान साहब के लिए एक नए चैलेंज के तौर पर सर उठा रही है। इस बात का कल खुलकर इजहार किया गुलाम सरवर खान साहब ने काबीना के इजलास के अंदर भी। उन्होंने एहतजाज किया कि काबीना के अंदर बहुत से गैर मुंतखब अरकान क्यों हैं, और हम न्यूज़ के प्रोग्राम बड़ी बात विद आदिल शाहजेब में गुफ्तगू करते हुए गुलाम सरवर खान साहब इससे भी आगे गए। उन्होंने कहा काबीना में कुछ ऐसे चेहरे हैं जिन्हें वो जानते तक नहीं, और खबरें ये भी आ रही हैं कि कल एक वफाकी वजीर ने काबीना के इजलास में बतौर एहतजाज इसलिए शिरकत नहीं की कि काबीना में गैर मुंतखब अफराद अहम पोजीशंस पर क्यों बैठे हैं। और साथ ही साथ नाज़रीन, दूसरी तरफ वफाक और सिंध के दरमियान जारी लड़ाई और कशीदगी ने एक नया रुख इख्तियार किया है, और वो है अब टाइगर फोर्स के मामले पे पहले सिंध हुकूमत ने खुल के कह दिया था कि हम टाइगर फोर्स की खिदमत नहीं लेंगे। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से टाइगर फोर्स को सिंध में मुतहरक करने के लिए गवर्नर को जिम्मेदारी दी गई है कि गवर्नर सिंध के अंडर अब टाइगर फोर्स सिंध के अंदर काम करेगी। लेकिन सवाल इंपॉर्टेंट यही है कि जब इंतजामिया सारी सिंध हुकूमत के अंडर है तो गवर्नर के नीचे टाइगर फोर्स कैसे सूबे के अंदर काम करेगी। और इससे पहले भी मुख्तलिफ वहां से मुतालबे आ रहे हैं तहरीक इंसाफ सिंध की क़यादत से। कभी गवर्नर राज के मुतालबे आते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट से यह मुतालबा किया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करे और सिंध के अवाम को पीपल्स पार्टी की हुकूमत से छुटकारा दे। अब वफाक क्या इन बयानात का नोटिस लेगा? और साथ ही साथ जब मुल्क में अमलन लॉकडाउन खत्म कर दिया गया है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब भी ये कहते हैं कि अब हमें कोरोना वबा के साथ रहना है और वैक्सीन आने में भी देर है, तो क्या अमलन हम हर्ड इम्यूनिटी यानी इज्तिमाई मुदाफ़ियत की तरफ चल निकले हैं? इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर मुस्तफ़ा मलिक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है। हमारे साथ मौजूद है सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी के तर्जुमान, और फवाद चौधरी साहब में प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी, अहम रुकन है काबीना के। बहुत शुक्रिया आप तीनों मौजूद मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सबसे पहले बात कर लेते हैं काबीना के अंदर इमरान खान साहब के लिए जो नया चैलेंज सर उठा रहा है वो है गैर मुंतखब अरकान वर्सेस मुंतखब अरकान, जिसका इजहार कल गुलाम सरवर खान साहब ने हम न्यूज़ के प्रोग्राम में किया। उन्होंने क्या बात की थी, जरा सुन लें। तमाम जो मुआवने खुसूसी हैं उन्हें भी अपने एसेट्स डिक्लेयर करने चाहिए। ये ग्रे एरिया है हमारा। इस बात पे उंगली उठती है, हम पे, हमारी कैबिनेट पे उंगलियां उठती हैं कि इसमें ऐसे लोग भी बैठे हैं जिनकी ड्यूल नेशनलिटी है। लोग हमसे भी बात पूछते हैं, और बैसियत एक पार्लियामेंटेरियन और एक फेडरल कैबिनेट में बैठे हुए, मेरी कैबिनेट में ऐसे लोग बैठे हैं जिन्हें मैं नहीं जानता, जिनके वेयर अबाउट्स मुझे नहीं पता, जिनके वेयर अबाउट्स आपको नहीं पता, जिनके वेयर अबाउट्स किसी पाकिस्तानी को नहीं पता, और वो कैबिनेट में बैठे। हमने देखा है, पास्ट में भी देखा है कि लोग आए बैग उठा के वापस चले गए। हम लोगों को तो फिर लोगों के पास जाना होता है। हम अकाउंटेबल भी हैं, हम आंसरेबल भी हैं। हमारी अकाउंटेबिलिटी लोग भी करते हैं, हमारी अकाउंटेबिलिटी अदारे भी करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं वो मुकद्दस गाय नहीं, कोई भी नहीं होनी। मुस्तफ़ा मलिक साहब, ये जो खान साहब के लिए नया चैलेंज सर उठा रहा है, ये बात तो होती रहती है कि इस हुकूमत को बाहर से खतरा किसी से नहीं अपने आप से खतरा है। ये जो नया चैलेंज खान साहब के लिए सर उठा रहा है, काबीना के अंदर जो लड़ाई सामने आ गई है मुंतखब अरकान की गैर मुंतखब अरकान के साथ, ये कितना आपको मामला लग रहा है कि आगे जाके खान साहब के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है? देखिए, इसमें दो तीन अहम पहलू हैं। थोड़ा तो क्योंकि मेरे दोनों दोस्त बैठे हुए हैं तो मैं ये कहूँगा कि जब हुकूमत मुंतखब ना हो तो फिर झगड़ा किस बात का कि कौन मुंतखब है और कौन मुंतखब नहीं है। जैसी हुकूमत है उसी तरह की काबीना है। इस वजह से इसमें कोई इतनी ज़्यादा परेशान, वो खामखा घबरा गए हैं क्योंकि पुराने सियासतदान हैं। 4-5 तो रह गए हैं। फवाद चौधरी साहब हैं हमारे दोस्त, इसी तरह को 3 या 4 और इलेक्टेड मेंबर्स हैं। बाकी तो सारी पार्टी जो है वो गैर मुंतखब अफराद की है। हाँ, उन्होंने जो दूसरी बात की है कि जो ज़्यादातर लोग हैं उनकी ड्यूल नेशनैलिटीज़ हैं, इसके ऊपर कोई कानून क्लियर होना चाहिए कि अगर तो ड्यूल नेशनल आपने अलाउ करने हैं तो ज़रूर करें, मगर अगर अलाउ नहीं किए तो ऐसे PMs या दीगर जो मुशीर हैं वो काबीना की, क्योंकि हर मीटिंग के अंदर मौजूद होते हैं, तो ये पाबंदी तो इसीलिए लगाई गई थी कि जिन लोगों की दोहरी शहरियत हो वो काबीना जहाँ पे मुल्क के लिए फ़ैसले किए जाते हैं वहाँ पे वो मौजूद ना हो।
मैं आपको ये नहीं कह रहा कि वो हों या ना हों, मगर जो भी कानून हो वो तमाम काबीना के लिए यकसां होना चाहिए, और वो तमाम मेंबरान जो वहाँ पे बैठते हैं, अगर ये आपने फैसला कर लिया है कि उनकी शहरियत सिर्फ पाकिस्तानी होनी चाहिए तो फिर यूनिफॉर्मली होनी चाहिए। तो ये दोनों नुकात जो उन्होंने उठाए हैं वो सही नुकात हैं, लेकिन वो पहला मुकदमा जो है वो सबसे बड़ा है कि जो हुकूमत ही नहीं है इलेक्टेड, वहाँ पे ये झगड़ा करना कि मैं इलेक्टेड हूँ और बाकी जो 50 लोग हैं वो इलेक्टेड नहीं है, ये कुछ इतना बड़ा मुकदमा नहीं बनता। सही। अच्छा, ये मामला गुलाम सरवर खान साहब ने तो कल उठाया, इससे पहले फवाद चौधरी साहब भी जून में ये बात कर चुके हैं पिछले साल। उन्होंने क्या बात की थी, जरा ये भी सुन लीजिए। कई इंपॉर्टेंट फैसले हो जाते हैं, उनका पता नहीं चलता। एक नॉन इलेक्टेड लोगों की और इलेक्टेड लोगों की भी एक जंग जो है वो है। नॉन इलेक्टेड लोगों के ऊपर काफ़ी जो है वो ऑब्जेक्शंस हैं, उसको भी अहमियत देने की ज़रूरत है। अल्टीमेटली इलेक्टेड लोग फैसले करते हैं, नॉन इलेक्टेड लोग जो हैं वो फैसले नहीं करते। आपकी असल कुव्वत इलेक्टेड लोग हैं, आप उनसे बाहर नहीं जा सकते। और आपने पार्टी कोई रीडू तो नहीं करनी है कि आपने नॉन इलेक्टेड लोगों को या पार्टी से उन लोगों को पार्टी हवाले कर दे जो जिंदगी में ज़ाहिर है कभी जो है वो काउंसलर भी नहीं रहे। फवाद चौधरी साहब, ये नॉन इलेक्टेड बंदों की तादाद ज्यादा होने का इशू है या फिर इन्हें अहम पोजीशंस मिलने का इशू है कैबिनेट के अंदर? मसला है क्या है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो अभी पहले डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब ने जो कहा कि इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है और ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी इलेक्टेड गवर्नमेंट वो है जिसमें डॉक्टर चौधरी साहब आप सीरियस हो गए हैं यार। नहीं, मजाक है। मैं भी ये कह रहा हूँ कि आपने वाकई मजाक ही किया है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट वो है जिसमें डॉक्टर साहब जो है वो मिनिस्टर हों और बाकी अगर वो हार जाएंगे तो गवर्नमेंट इलेक्टेड नहीं है। सो ये और स्पेशली PMLN का ये कहना कि जो कि जनरल ज़ियाउल हक की पंगुड़े से निकल के सारी जिनकी पॉलिटिक्स हो, तो वो तो वैसे ही नामुनासिब है। जहाँ तक गुलाम सरवर खान साहब के मुतालबे की बात है, अनइलेक्टेड लोगों का या वो इशू जो 5 एडवाइजर्स प्राइम मिनिस्टर लगा सकते हैं, SAPM लगा सकते हैं, जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो इख्तियार वो इस्तेमाल करते हैं। प्रॉब्लम लेकिन एक जरूर है जिसके ऊपर मैं समझता हूँ गुलाम सरवर खान साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो भी लोग इस वक्त कैबिनेट में बैठे, उन्हें अपने कॉन्फ्लिक्ट्स, उनको अपने जो एसेट्स और उनको अपनी नेशनैलिटीज जरूर डिक्लेयर करनी चाहिए। देखिए, अब ये मैं हूँ, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक हैं, मुस्तफ़ा हैं या पार्लियामेंट के बाकी तमाम लोग हैं, हम हर साल अपने एसेट्स डिक्लेयर करते हैं, अपने बीवी बच्चों के एसेट्स डिक्लेयर करते हैं, अपने डिपेंडेंट्स के एसेट्स डिक्लेयर करते हैं, और फिर मीडिया उसके ऊपर एक जो है वो छोटी छोटी चीजें भी निकालता है और उस पर ये इतने लोग जो हैं वो बाहर से आके अपने यहाँ के ऊपर जो है वो बन जाएं, मिनिस्टर्स बन जाएं, और फिर उनको ये भी पता ना हो कि उनकी नेशनैलिटी क्या है, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है, उनका जो है वो क्या है। और ये बात में एक और भी यहाँ पे इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इमरान खान साहब ने इलेक्शन से पहले PTI के ओहदेदारान तक के ऊपर ये पाबंदी लगाई थी कि वो अपने एसेट्स डिक्लेयर करेंगे। सो एसेट्स डिक्लेयर करना और कॉन्फ्लिक्ट डिक्लेयर करना ये तो मस्ट है फॉर एनीवन हु सिट्स इन द कैबिनेट। आपका इशारा कि जुल्फी बुखारी साहब की तरफ तो नहीं है? वही बाहर से आए हुए हैं, डुअल नेशनलिटी का भी उन्हीं पे इल्जाम लगता है। नहीं, काफी है सर, काफी है जफर मिर्जा साहब एक बाहर से आए थे, वो WHO नहीं ऐसी बात नहीं सर, काफी है। और दूसरा मैं आपको बता दूं एक और, टू बी फेयर विद जुल्फी, ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने ये कहा कि जिसने इस चीज की हमायत की कि ये जरूर होना चाहिए। और मेरे ख्याल में जुल्फी बुखारी इसके ऊपर बिल्कुल क्लियर है खुद भी कि ये एसेट्स जो है वो डिक्लेयर करेंगे। एक्चुअली ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, और मुसद्दिक मलिक साहब ठीक कह रहे हैं, एक जुल्फी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जिनका ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नहीं है, उनको डिक्लेरेशन इंपॉर्टेंट है, ये तो खैर बात ही नहीं है। SAPM के ऊपर तो ज़ाहिर आर्टिकल 62-63 अप्लाई नहीं होता, लिहाजा उनको अपनी डिक्लेरेशन करनी चाहिए जो वो है। लेकिन सर, ये मामला अब जिस तरह गुलाम सरवर खान ने कल तो बहुत ज्यादा की बात की, और खबरें तो ये भी हैं कि एक वफाकी वजीर ने कल बतौर एहतजाज काबीना के इजलास में शिरकत ही नहीं की, यानी कि ये मामला आगे चल के ज्यादा संगीन सूरत हाल इख्तियार कर सकता है खान साहब के लिए। देखिए, कोई खास संगीन सूरत हाल वहां पे होती है जहाँ पे ऑप्शंस हो। इस वक्त तो फ्रेंकली अपोजिशन वगैरह का तो हाल ही कोई नहीं है, तो खुद ही अपने कुश्तियां लड़ के बेहाल हुए हैं। सो कुछ चैलेंज तो है नहीं, सो क्या उसमें क्या अंदरूनी चैलेंजेस की बात करूं मैं फवाद चौधरी साहब, जो मैंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि आपको खतरात अंदर से ज्यादा है, बाहर से कम है, जो जिसकी तरफ आप कोई अंदरूनी नहीं। इमरान खान के कद का कोई आदमी नहीं है, ना पार्टी के अंदर कोई इमरान खान के कद का बंदा है, ना बाहर है। सो वो इशू नहीं है, इमरान खान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखिए, हमारी जो जिम्मेदारी है PTI की वो ये है कि हमने जो लोगों से
जो एक वादे किए हुए हैं, जो हमने रिफॉर्म्स, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के वादे किए हुए हैं, जो हमने पार्टी रिफॉर्म्स के वादे किए हुए हैं, ये उनका एक तसलसल है और हिस्सा है। बाकी इमरान खान को क्या फर्क पड़ता है इससे? तो ये एसेट डिक्लेरेशन की जो आपने बात की, इस पे दबाव बढ़ाया जाएगा खान साहब पे, काबीना के ऊपर के ये लोग अपने एहसास डिक्लेयर करें हर सूरत में, चूंकि वाकई में खान साहब ने तो कहा था, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, आपने दुरुस्त निशानदेही की कि सबके एहसास डिक्लेयर किए जाएंगे, मेरी कैबिनेट के अंदर, मेरी हुकूमत के अंदर तमाम लोग अपने एहसास डिक्लेयर करेंगे, तो वो अभी तक किसी ने किए तो नहीं है, तो ये प्रेशर बढ़ाएंगे फिर आप लोग? कल को हिसाब किताब तो आपका होना, जो यहाँ पे जो इलेक्ट होके आते हैं। बात यह है कि इसमें प्रेशर बढ़ाने वाली तो कोई बात नहीं है, ये तो पहले मीडिया इसके ऊपर एम्फेसिस कर रहा है और अब कोर्ट्स भी इसके ऊपर एम्फेसिस कर रही हैं। सो ये तो अब एक लीगल रिक्वायरमेंट है और मेरा ख्याल है कि लोगों को कोई एतराज भी नहीं होना चाहिए। व्हाई वुड एनीवन ऑब्जेक्ट? जो पब्लिक पोजीशन में है वो क्यों इससे इनकार करेगा कि मैं अपने एसेट्स में वो नहीं दूंगा। ठीक, मुस्तफा नवाज खोखर साहब, ये मामला इतना ही सिंपल है कि जितना फवाद चौधरी साहब बता रहे हैं, या फिर आपकी नज़र में भी ये सूरत हाल आने वाले दिनों में ज़्यादा संगीन सूरत हाल इख्तियार कर सकती है, और जो खतरा, जो बात पहले हुई कि अंदर बाहर से नहीं है, अंदर से ही खतरा है? देखिए, मेरे ख्याल से तो सूरत हाल कोई इतनी ऐसी नहीं है कि जिसको बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया जाए। पिछले पूरे 18 महीने, 19 महीने जब से पीटीआई हुकूमत में आई है, अगर आप पूरे उस दौर को सामने रखें तो इसमें एक चीज जो सामने आती है जिसपे कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि सेंट्रलाइजेशन की तरफ पीटीआई की हुकूमत बढ़ रही है। वो तमाम इख्तियारात जो सूबों के पास हैं वो लेने जा रही है, उनको लेना चाह रही है, छीनना चाह रही है। तो ये तो अमलन मुल्क में, और अब ये जो ताजा जो सिलसिला शुरू हुआ है स्पेशल असिस्टेंस वाला, और लोग जो बाहर से आए हैं, हुकूमतों के अंदर टेक्नोक्रेट्स रखे हैं जिनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जिनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अवाम को ऐसा सच नहीं है, तो ये तो हम एक सदारती निजाम की तरफ बढ़ चुके हैं। और ये सदारती निजाम बड़ी पुरानी ख्वाहिश थी पाकिस्तान में कि अनडू किया जाए 18th अमेंडमेंट को, सूबों से चीजें वापस ली जाए, वफाक के अंदर सेंट्रलाइज्ड हो, जो डेवोल्यूशन हुई है वो खत्म की जाए, और वफाक में भी कि उन लोगों को सामने लेकर आया जाए कि जो इलेक्टेड नहीं है, जिनका आवाम से ताल्लुक नहीं है, और एक खास किस्म की सोच थी जो हमेशा टेक्नोक्रेट लोगों को आगे लेकर आती थी कि इनके पास मसाइल का हल है। और हमने देखा है कि पिछले 18 महीने में जो मसाइल का हल माशाल्लाह इन बाहर से आए हुए लोगों ने पेश किया है। आप अपनी मईशत उठाकर देख लें, आपकी मईशत इस वक्त 2 अनइलेक्टेड आदमी चला रहे हैं, हफीज शेख साहब और फिर आपके गवर्नर स्टेट बैंक, और दोनों साहिबान हमें नहीं पता कि वो क्या पाकिस्तान के शहरी हैं या नहीं है। किसी भी वक्त खुदा ना खास्ता पाकिस्तान से उन्हें जाना पड़ेगा, वो अपने दौर में यही लोग चला रहे थे ना मुस्तफा नवाज खोखर साहब, उस वक्त भी ये बाहर से आए हुए थे लोग थे, चला रहे थे जो। लेकिन सारी हुकूमत के हवाले नहीं की ना जी, सारी हुकूमत हवाले करना, यानी कि इस वक्त अगर काबीना के वज़रा बैठकर टीवी चैनलों के ऊपर ये कह रहे हैं कि हुकूमत अनइलेक्टेड लोग चला रहे हैं, तो मेरे और आपके कहने की तो बात ही नहीं रह जाती। क्या वफाकी वज़रा का, कैबिनेट मेंबर्स का ये बात कर देना कोई गैर मामूली बात है? ये बहुत सीरियस एक्विजिशन है। और फिर जो बात फवाद ने की, देखिए हमें पार्लियामेंटेरियंस को जो इलेक्शन लड़ते हैं, जो इलेक्शन ना भी जीते हो, जो इस पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा है, उनको जब भी वो नॉमिनेशन पेपर्स तक दाखिल कराने जाते हैं तो साथ अपनी सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज की डिक्लेरेशन उन्हें देनी पड़ती है। और ये लोग आ जाते हैं बाहर से, और बाहर से आके काबीना की और अहम ओहदों के ऊपर बैठ गए हैं। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट भी पता नहीं इनके ऊपर अप्लाई होता है या नहीं होता, कौमी राज और तमाम चीजें उस गुफ्तगू से भी ये होते रहते हैं, और फिर ये एक दिन बैग उठाए और ये फिर कोई सिस्टम बनाए ना, ये तो फिर कोई सिस्टम बनाए मुस्तफा नवाज खोखर साहब के, कल को फिर आपकी हुकूमत आती है, वहां भी ये बाहर से आए हुए गैर मुंतखब लोग बैठे होंगे, कल मुस्तफा मलिक साहब की पार्टी की हुकूमत आ जाए, वहां भी आके बाहर से गैर मुंतखब लोग बैठे होंगे। ये तो फिर एक सिस्टम ठीक करने वाली बात है ना, ये तो फिर आपने निजाम ठीक करना है कल को। देखिए निजाम तो ठीक करना है, खान साहब ने उनका नैरेटिव ये था कि वो करप्शन के खिलाफ एक बहुत बड़ा जिहाद करने निकले हैं। अब 20 महीने हो गए, हमें पता ही नहीं कि उनके जो बाहर से आए हुए ये साहिबान है, किसने कितनी इधर तिजोरी भरी है, किसने कितना अपना मुंह मीठा किया और फिर यहाँ से निकल जाएगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो खान साहब की है। अब जहां तक अपोजिशन जमातों का ताल्लुक है, तो देखिए आइन के अंदर तो 5 एडवाइजर्स रखने की आप गुंजाइश दी गई, बिल्कुल, अगर आप उसी पर अमल करें। अब आप लातादाद SAPMs रखें और उन SAPMs को आप वफाकी वजीर और महकमों के इंचार्ज बना दें उन्हें, वो तो फिर ये मामला तो इस तरह नहीं चल पाएंगे। मुस्तफा मलिक साहब, ये सिलसिला पहले भी था, अब भी है, आने वाली कोई भी हुकूमत होगी वहां भी ये सिलसिला होगा, तो हम लोग और आप बैठ के ये तनकीद करते रहेंगे कि गैर मुंतखब लोग आके सारा निजाम संभाल लेते हैं, मुंतखब बैठ के देखते रहते हैं।
अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूँगा। जी जी। देखिए, बात यह है कि ये तो आइन के अंदर प्रोविज़न दी हुई है कि आप SAPM लगाएं या आप मुशीर लगाएं, लेकिन इससे पहले शायद ही कोई ऐसी हुकूमत होगी जहाँ पे तकरीबन पूरी हुकूमत जो है वो इलेक्टेड मेंबर्स के बजाय अनइलेक्टेड लोग चला रहे हों। ये है बड़ा फ़र्क कि अगर आपको मुआवनत के लिए किसी की ज़रूरत है और आपने कोई टेक्नोक्रेट्स 3-4 ला के बिठाए हुए हैं जो मुआवनत कर रहे हैं, आपकी भी कर रहे हैं, वज़ीर आज़म की और दीगर वज़रा की भी कर रहे हैं, तो वो एक बात है। मगर फ़ैसले जो हैं वो इलेक्टेड मेंबर्स कर रहे हैं। अब देखिए, ये फवाद चौधरी साहब तो अकाउंटेबल है ना। फवाद चौधरी साहब ने तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जाना है या दीगर जो इलेक्टेड मेंबरान हैं और उन लोगों ने गिरेबान पकड़ने हैं और वो पूछेंगे भाई महंगाई इतनी हुई है तो हमें इसका जवाब दो। 2%, 4% महंगाई थी, ये कैसे हो गई 12%? या वो बोलेंगे कि हमारा जो 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 तरक्की की शरह थी वो 6% थी, ये 2% कैसे होगी? मैं कोरोना वायरस से पहले की बात कर रहा हूँ। अगर तो ये फैसला इलेक्टेड मेंबर्स ने किया हो तो वो अपने आप को अकाउंटेबिलिटी के लिए पेश करेंगे, लेकिन अगर फैसला किसी और का हो जिसकी वजह से अच्छे या बुरे कोई भी असरात आ रहे हों, लेकिन इलेक्टोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और इलेक्टोरल अकाउंटेबिलिटी उन लोगों की हो जिन्होंने जाके वोट मांगने हैं, तो फिर ये झगड़ा तो पड़ेगा ना। वो कहेंगे कि फैसले आपके और कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी, लोग हमारे सफ़र करें और फैसले वो लोग करें जिनकी कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। आप जब इन लोगों से जाके बात करते हैं तो बजाय लोगों की और गरीब लोगों की बात करने के वो आपको ग्राफ दिखाने शुरू कर देते हैं। वो आपको $40 की एक इकोनॉमिक्स की किताब दिखाना शुरू कर देते हैं कि किताब का ग्राफ देखें। अरे भाई, उस गरीब आदमी को देखें, उस गरीब आदमी को देखें जिसने जाके सबसे हिसाब लेना है। 4 साल के बाद, 5 साल के बाद आपने जाना है सड़क पे, उसको बताना है कि उसके बेटे को क्यों नौकरी नहीं मिली, उसकी बेटी जो है उसको क्यों स्कूल में दाखिला नहीं मिला, उसकी मां को क्यों अस्पताल में बेड नहीं मिला। तो मेरे ख्याल में ये जो तफरीक है कि पहली दफ़ा यानी तकरीबन हुकूमत जो है वो अनइलेक्टेड लोग चला रहे हैं, मुआवनत नहीं कर रहे बल्कि चला रहे हैं, इसकी वजह से ये टेंशन पैदा हो रही है और जो लोग कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स करते हैं वो परेशान हैं। ठीक, फवाद चौधरी साहब, कल खबर ये भी थी कि एक वफाकी वजीर ने शिरकत नहीं की काबीना के इजलास में बतौर एहतजाज। फुटेज जो मैं देख रहा था उसमें आप भी नजर नहीं आ रहे थे। बाय द वे, मे बी आप दूसरे वाले रूम में हो, वो आप तो नहीं थे कहीं? क्योंकि आप हमेशा खुल के अपनी राय का इज़हार करते हैं। 3-4 लोग जो हैं वो नहीं जा सके थे, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ये कोई प्रॉब्लम इस वक्त कोई ऐसा इशू नहीं है, ना ही कोई इसमें कोई है, लेकिन ये एक पॉलिटिकल मोरालिटी की बात है कि जो लोग अनइलेक्टेड हैं, जिस तरह से मुस्तफ़ा और डॉक्टर साहब ने ये जो ऑब्जेक्शन किए हैं अपोजिशन ने, एक्चुअली ये तो एक इस हद तक तो वैलिड हैं कि जो लोग भी आएंगे उनको अपने एसेट डिक्लेयर करने पड़ेंगे। PTI की अपनी पॉलिसी ये है, प्राइम मिनिस्टर साहब, और सबसे ज्यादा एम्फेसिस इसके ऊपर हमेशा इमरान खान ने खुद किया है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद किया। लिहाजा जाहिर है अगर कल कोर्ट्स कहती हैं या वो, तो उसमें बाकी देखिए फ्रेंकली अपोजिशन हमेशा जाहिर है बात को बढ़ा चढ़ा के करेगी, वो छोटी बात को भी एक जो है वो बड़ी करने की कोशिश करेगी। आपके अपने वजीर कर रहे हैं नहीं, लेकिन बात यह है कि वो ये जो उसको कोई जिस तरह से समर कह रहे हैं कि बहुत बड़ा कोई बहरान हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए फ्रेंकली बहरान के लिए कल काबीना के इजलास में बतौर एहतजाज शिरकत नहीं की और खुल के अब इस बात का इजहार किया जा रहा है, ये इतना सिंपल मामला भी नहीं है सर। नहीं, ठीक है, लेकिन कोई ऐसा बुरहान भी नहीं है। एक बात ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर, सर मुझे ये बता दें फवाद चौधरी साहब, मुझे ये बता दें कि तहरीक इंसाफ के अपने जो लोग थे, अपने चेहरे थे, जाहिर एक ऑनरशिप होती है कि आपका एक मैनिफेस्टो था, आपका एक प्लान था, आपने ये आके मुरतब करना, वो प्लान आपने आके इंप्लीमेंट करना था हुकूमत में। और जब नॉन इलेक्टेड बंदे हैं, बाहर से आगे हैं, उनकी वो ऑनरशिप तो नहीं होनी ना जो आप लोगों की थी। तो जो एक आज तनकीद होती है कि तहरीक इंसाफ अपने वादों से पीछे हट गई है और उनका अपना जो मैनिफेस्टो था उससे शायद वो थोड़ा ड्रिफ्ट कर गई है, उसकी वजह शायद ये भी हो सकती है कि वो लोग आके बैठ के इख्तियारात उनके पास हैं जिनकी ऑनरशिप नहीं है। देखिए, बात यह है कि फ्रेंकली जो डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब ने जो प्रिंसिपल जो ले डाउन किया है ना, प्रिंसिपल वो बिल्कुल सही है। वो कह रहे हैं कि आप एक्सपर्ट ओपिनियंस लेंगे, आप बाहर के लोग लगाएंगे, लेकिन फैसला साजी वो नहीं करेंगे। ये बात बिल्कुल सही है। फैसला साजी जो है वो पार्लियामेंट में इलेक्टेड लोगों ने करनी है, क्योंकि पार्लियामेंट ने फैसला साजी अल्टीमेटली जो है करनी है। इसलिए ये जो डिफरेंस है ना कि एक्सपर्ट ओपिनियन लेना, बाहर से लोग लेना, तो महकमे चला रहे लोग, इसमें कोई बुराई नहीं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, महकमे चलाना। फॉर एग्जांपल जो SAPMs है,
हमारे जो फ्लैग एक्ट है उसके ऊपर तो SAPM फ्लैग भी नहीं लगा सकते। इसी तरह से काबीना के इजलास में भी वो बाय इनविटेशन आते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बात ठीक है कि ये जो इश्यूज है इसकी वजह से शायद कुछ इलीगल एनॉमली जो है वो पैदा हुई हो। अदरवाइज एक्सपर्ट ओपिनियन लेने में क्या प्रॉब्लम है? एक्सपर्ट ओपिनियन तो लेनी ही चाहिए, और जो भी लोग अपने माहिर हैं एक काम के, उनको गवर्नमेंट की फैसला साजी में शरीक होना बहुत इंपॉर्टेंट है उसका। ये बात बिल्कुल ठीक है, फैसला करना और फैसला साजी में शरीक होना, ये दो जो डिफरेंस है इसको बस मलूज रखना होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम में यहाँ एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ लेके जाएंगे। हमारे साथ रहेंगे। प्रोग्राम में एक मतलब फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। कुछ सिंध का मामला भी डिस्कस करते हैं, चूंकि सिंध और विफाक के दरमियान ये तो हमने तहरीक इंसाफ की अंदर की लड़ाइयां डिस्कस कर ली, और अब बात कुछ कर लेते हैं सिंध और विफाक के दरमियान। आज टाइगर फोर्स के मामले पे उस्मान डार साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा है कि वो गवर्नर सिंध के थ्रू सिंध में टाइगर फोर्स को एक्टिवेट करने जा रहे हैं, चूंकि वहां की सिंध हुकूमत ने तो इनकार कर दिया था उनकी खिदमात देने से। आज क्या कहा उस्मान डार ने, जरा सुन लें। गुज़श्ता 2 हफ्ते से हम सिंध हुकूमत के साथ राब्ते में थे, लेटर्स भी लिखे, और यही वजह है कि मैं आज कौम और मीडिया के सामने कोई नंबर्स नहीं रख सका कि सिंध में से कोई भी टाइगर फोर्स का नौजवान जिम्मेदारियां नहीं संभाल पाया। सिंध सूबे में बिल्कुल ज़ीरो एंगेजमेंट थी टाइगर फोर्स की, जबकि अगर आप देखें पंजाब में 93,000 है, 19,000 के करीब खैबर पख्तूनख्वा में है। फैसला यही किया गया है कि इंशाअल्लाह ताला टाइगर फोर्स के जो 1,54,000 हमारे नौजवान हैं, कल से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब टाइगर फोर्स के नौजवानों को लीड करेंगे। अच्छा, अब सिंध ने इनकार तो कर दिया है, लेकिन मुराद अली शाह साहब ने हमारे प्रोग्राम में शुरू में ये बात की थी कि वो टाइगर फोर्स की खिदमात लेंगे। उन्होंने क्या कहा था, जरा ये भी सुन लें। वज़ीर-ए-आज़म ने एक टाइगर फोर्स अनाउंस की है, जो आप राशन की बात करें, लोगों तक राशन पहुंचाना है, इमदादी सामान पहुंचाना है। आप भी सिंध के अंदर उस टाइगर फोर्स से इस्तेफादा करेंगे? देखिए, हमें हर तरीके से हर तरफ से मदद चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने पूरे पाकिस्तान के लिए किया है, हम फेडरल गवर्नमेंट के साथ काम करेंगे। मुस्तफा नवाज खोखर साहब, फिर क्या मसला है, क्या इशू क्या है, मामला क्या है, क्या कबाहत है? आप टाइगर फोर्स की खिदमत नहीं ले रहे, पहले आपने कहा था लेंगे, अब आपने फिर इनकार कर दिया। अब गवर्नर के थ्रू वहां पे PTI ने फैसला किया है कि टाइगर फोर्स को वहां पे सिंध में मुतहरक कर रहे हैं। कैसे चलेगा ये मामला? इंतजामिया तो सारी आपके अंडर है, गवर्नर साहब के अंडर समझ नहीं आया मामला। कबाहत क्या है जी? एक जाहिलाना सी एक चीज है, उसको लेकर सामने आ गए हैं और चाहते हैं कि अब उसको अमली जामा पहनाया जाए। गुजारिश ये है कि इस वक्त आपके पास पुलिस मौजूद है, आपके पास आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेज मौजूद है, फौज मौजूद है, और दीगर सिविल डिफेंस के इदारे हैं। ये इस चोचले की जरूरत क्या है इस वक्त? यानी कि एक शोबदाबाजी अगर आपने करनी है तो और ये उसी तरह ही है जिस तरह $200 अरब हम बाहर से ले आएंगे, $100 अरब इसके मुंह में मारेंगे, $100 अरब इसके मुंह में मारेंगे, करोड़ नौकरियां ले आएंगे, 50 लाख घर ले आएंगे, ये उसी तरह है। और अगर ये करना चाहते हैं, जो अभी आपने सुनाया कि गवर्नर के थ्रू उस्मान डार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा आईनी तरीकाकार नहीं है जिसके थ्रू ये कर सके। और अगर करने की कोशिश करेंगे तो इसको फिर कोर्ट्स में चैलेंज किया जाएगा। लेकिन मेरी राय ये होगी, अपने वहां पर दोस्तों को, हुकूमत को, अगर वो मेरी राय को कोई अहमियत दे कि ये अगर इस तरह बनाएंगे, टाइगर फोर्स पर्चे दें, उनके ऊपर अंदर करें कार्य सरकार में मुदाखलत के लिए, और उन्हें अंदर करें। ये कोई तरीका है कि आप खुद पूरी मुल्क के अंदर लॉकडाउन की पहले मुखालफत करें, जो कोई इस वबा को नॉन सीरियसली लें, और फिर उसके बाद एक ये चोचला अवाम के सामने फेंक दें? सीरियसली खुदारा अपने काम की तरफ तवज्जो दें। लेकिन सर, सिर्फ ये टाइगर फोर्स का मसला नहीं है, कई दीगर इश्यूज भी हैं। एक तो वहां से ये मुतालबा भी आ रहा है, खुर्रमशेर जमान साहब कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करे और वो सिंध में पीपल्स पार्टी से सिंध के अवाम की जान छुड़ाए। फिर ये भी वहां से मुतालबा सामने आ रहा है, वहां के अपोजिशन लीडर 2 दिन मुसलसल वो ये मुतालबा कर रहे हैं विफाक से कि यहाँ पे गवर्नर राज लगाया जाए। हालात इतने खराब हो गए हैं कि अब इस तरफ जा रहे हैं। आपने क्या किया वहां पे ऐसा? देखिए, अगर हालात इतने खराब होते तो आपकी टीवी स्क्रीनें, जाहिर बात है इस वक्त उन्हें दिखाना चाहिए था कि हालात खराब है, टोटल ब्रेकडाउन हो चुका है। बुनियादी तौर पे तो ये सिर्फ एक वहां पर अपनी रेलेवेंस तलाश करने के लिए
वहां पर GDA हो, PTI हो, ये अपनी रेलेवेंस तलाश करने के लिए, मीडिया में जिंदा रहने के लिए इस तरह की कॉन्ट्रीब्यूशन टाइगर फोर्स पे यूटर्न आपने भी लिया है, टाइगर फोर्स पे यूटर्न आपने भी लिया है। पहले वज़ीर आला साहब ने कहा अलाउ करेंगे, फिर बाद में आपने कहा नहीं अलाउ करेंगे। पॉलिसी में आपकी भी कंफ्यूजन जरूर पाई जाती है, जिसका इल्जाम आप PTI की सेंट्रल गवर्नमेंट पे लगा रहे हैं। कोई नहीं है, मैं तो आपको पहले दिन से कह रहा हूँ कि बड़ी जाहिलाना सी चीज है, एक चौंचला है, शोबदेबाजी है, $100 अरब डॉलर की तरह है, 1 करोड़ नौकरी की तरह है, 50 लाख घरों की तरह है। और मैं तो इस हद तक आपके प्रोग्राम में आपको कहा है कि मैं तो इससे इतना गैर मुत्तफिक हूँ कि अगर ये किसी के थ्रू वहां पर इस तरह एक कोई नुक्से अमन की कोशिश करना चाहते हैं, ये जो भी इन्होंने टाइगर फोर्स इसका नाम रखा है, तो वहां पे एग्जीक्यूटिव को हाथ में आना चाहिए और इनके खिलाफ कार्य सरकार में मुदाखलत के पर्चे देने चाहिए। ठीक, मुस्तफा मलिक साहब, आप क्या इस पे अपनी राय देंगे? ये सिंध और विफाक के दरमियान कहीं ना कहीं मामला हम देख रहे हैं कि उलझा हुआ है। कभी वहां से गवर्नर राज लगाए जाने का मुतालबा आता है, कभी वहां से सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत की वहां से अपील की जाती है सिंध हुकूमत से छुटकारा पाने के लिए, पीपल्स पार्टी से छुटकारा हासिल करने के लिए, और अब गवर्नर के थ्रू वहां पे टाइगर फोर्स को आज से मुतहरक कर दिया गया है। ये लड़ाई आपको कहां तक जाती नजर आ रही है? और इससे ज़ाहिर है कोऑर्डिनेशन इस वक्त जो हमें चाहिए वो बहुत ज्यादा हर्ट नहीं हो रहा? देखिए, बुनियादी तौर पे ये मामला जो है ये जहनीत का है। अगर आपकी ज़हनी तौर पे आप जमहूरी हों और पार्लिमानी अमल को लेके आप आगे बढ़ना चाहते हों तो फिर आप आइन के तकाज़े पूरे करते हैं। आपको अंदाज़ा होता है कि एक सूबाई हुकूमत का क्या काम है और वफाकी हुकूमत का क्या काम है। लेकिन ये जो पिछले दिन ये इमरजेंसी की बातें सुनने में आ रही हैं, गवर्नर राज की बातें सुनने में आ रही हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुतल्लिक बातें सुनने में आ रही हैं, अगर आप इनको बड़े तनाजुर में देखें तो बिल्कुल इसी तरह ये वफाकी हुकूमत भी जो है वो ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए चल रही है। और जब भी पार्लिमान का इजलास होता है तो आप देखिए कि जो बयानात सामने आते हैं वो धत्कारने वाले बयानात हैं कि ऐसी पार्लिमान, ऐसा मामला, क्या करना है ऐसी गुफ्तगू को। यानी हुकूमत का जो रवैया है वफाकी हुकूमत का वो ये है कि वो पार्लिमान को भी समझती है कि वो उसके राह में रुकावट है, और उसके जहन के अंदर सिर्फ यही बात है कि तमाम ऑपोजिशन जो है उसको ख़त्म कर दिया जाए, तमाम सूबों के अंदर हमारी इजारादारी हो, जो हम एग्जेक्टिव फ़ैसले करें वो बग़ैर किसी सुपरविज़न के, बग़ैर किसी ओवरसाइट के मनवान उसी तरह उनका इतलाक़ होता रहे। उसी को सामने रखते हुए, क्योंकि इस मरतबा ये कोविड-19 के मामले पे अगरचे मैं ये कहूँगा कि वफाक ने भी कुछ काम बड़े अच्छे किए हैं, वेंटिलेटर्स इकट्ठे किए हैं, एहसास प्रोग्राम के थ्रू पैसे बांटे हैं, ये अच्छी चीज़ें की हैं। पॉलिसी से मेरा इख्तलाफ है उसके ऊपर, लेकिन क्योंकि उस पॉलिसी को जो बैनुल अक़वामी ट्रेंड्स हैं उनको मद्देनज़र रख के अगर आप देखें तो आपको वज़ीर आला सिंध जो हैं उनका कद बहुत बड़ा नज़र आता है। तो जैसे ही उनका कद बढ़ना शुरू हुआ तो एक लेवल ऑफ इनसिक्योरिटी आ गई, और उस इनसिक्योरिटी ने बिल्कुल वही काम किया जो एक दिन में 20 या 24 ऑर्डिनेंसेस ले करके हुकूमत चलाने का तरीक़ाकार है। तो मैं समझता हूँ कि जो प्रॉब्लम है ये रवैये की प्रॉब्लम है, और ये आड़े आएगी, ये मामला इसी तरह चलेगा, ये बढ़ता चला जाएगा। बार-बार कभी 18वीं तरमीम, कभी सदारती निज़ाम। जी सर, मैं इस तरह दोबारा तो सदारती निज़ाम वाले मामले पे मैं जरा फवाद चौधरी साहब टाइगर फोर्स वाले मामले पे पूछ लूँ, फिर मैं दोबारा तो आपकी तरफ। फवाद चौधरी साहब, ये जो टाइगर फोर्स का मामला है, आज उस्मान डार साहब ने गवर्नर साहब के थ्रू वहाँ पे टाइगर फोर्स को सिंध में मुतहरक कर दिया है। ऐसा क्या है जो सिंध हुकूमत नहीं कर सकती, टाइगर फोर्स ने वहाँ पे करना है? और जब इंतजामिया सिंध हुकूमत के अंडर है तो गवर्नर के अंडर वो कैसे, गवर्नर के थ्रू कैसे वहाँ पे काम करेगी? और इतनी क्यों जरूरी है टाइगर फोर्स सिंध के अंदर? जरूरी इसलिए है कि देखें, आपको पॉलिटिकल अभी जो है, पहले आपने देखा कि आधा घंटा जो है डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब ने और मुस्तफ़ा साहब ने हमें भाषण दिया है कि जो पॉलिटिकल इंक्लूजन है वो कितनी इंपॉर्टेंट है डिसीजन मेकिंग में। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप कोरोना के ऊपर आएंगे तो भी आपको पॉलिटिकल इंक्लूजन चाहिए। आपको यूनियन काउंसिल लेवल के ऊपर लोग चाहिए जो कि एक उसका जो एक नॉन गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर जो है उससे आपको सपोर्ट भी मिल सके। और कम्युनिटी, होता यह है कि जब भी इस तरह के मामलात होते हैं उनमें कम्युनिटी ने सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करना होता है। और अगर कम्युनिटी रोल नहीं प्ले करती तो वो ये आप सारे लोग, लड़के या जो सारे लड़कियां या जो लोग, ये मुकामी लोग हैं, लड़के लड़कियां, ये मुकामी लोग जो हैं वो अगर इमदाद में आपके जो बाकी मामलात के ऊपर अगर हेल्प करेंगे उसमें क्या प्रॉब्लम है? हर सर कैसे करेंगे? वहाँ की सिंध हुकूमत ने तो नहीं एक्सेप्ट, गवर्नर के थ्रू कैसे करेंगे? नहीं, गवर्नर के थ्रू इसलिए करेंगे कि ये प्रोग्राम फेडरल गवर्नमेंट का है।
जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के प्लान्स हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने मर्जी से करा रही है। मिसाल के तौर के ऊपर आप देखें ना, सिंध में तो रवाज ही नहीं है, अगर आप जो है पीपल्स पार्टी के नहीं है तो वहां पे तो आपको यूनियन काउंसिल लेवल के ऊपर क्या, आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर कोई नहीं पूछता। तो यहाँ पे तो जो एक प्रोग्राम अगर फेडरल गवर्नमेंट ला रही है और उसमें इंक्लूजन करना चाहती है लोकल लोगों का, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसको तो वेलकम करना चाहिए। हालांकि पार्लियामेंट्री पार्टी के इजलास में तो खान साहब ने खुल के कहा था कि इसमें कोई भी मुस्तफीद होता है, सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी के लोग भी हमारे अपने, दीगर लोग भी हमारे अपने, वहां पे उन्होंने कहा था पॉलिटिकल इस प्रोग्राम को हम नहीं बनाएंगे। तो अगर ये लोग जाएंगे तो ये प्रोग्राम पॉलिटिकल बन जाएगा सर फिर? नहीं, पॉलिटिकल से आपकी क्या मुराद है? पॉलिटिकल जो है मतलब हर आदमी जो वोट देता है फिर वो तो पॉलिटिकल है, तो इसका मतलब यह है कि उसको किसी प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं करना चाहिए। ये तो देखें ना, पॉलिटिकल का मतलब ये है कि ये नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जो सिलेक्शन प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपकी इमदाद की, वो नॉन पॉलिटिकल है, वो डाटा के ऊपर है, उसके ऊपर किसी का कोई एमएनए एमपी का वो नहीं है। बाकी अब नीचे सपोर्ट सिस्टम अगर आपने बनाना है तो वो मुकामी लोगों से ही बनाएंगे ना, मुकामी लोग जो हैं वो किसी ना किसी से एफिलिएटेड है। इसमें पीपल्स पार्टी के लोग भी शामिल हैं, इसमें बाकी पार्टीज के लोग भी शामिल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुस्तफा नवाज खोखर साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? क्विकली ऐड कर लें। नहीं, बस मैं सिर्फ इतना ऐड करना चाह रहा हूँ जी कि बड़ा लेक्चर दिया है मैं फवाद भाई ने पॉलिटिकल इंक्लूजन के ऊपर। ये पिछले 18 महीने में इन्होंने कितनी पॉलिटिकल इंक्लूजन की है खैबर पख्तूनख्वा में, कितनी पॉलिटिकल इंक्लूजन इन्होंने की है पंजाब में। पॉलिटिकल इंक्लूजन के तो ये सिरे से मुखालिफ है। वजीर आजम अपोजिशन के साथ बैठना पसंद नहीं करते, इंडिया पाकिस्तान जंग होने वाली हो उस हालात में भी बैठना पसंद नहीं करते, और हमें ये दर्स दे रहे हैं पॉलिटिकल इंक्लूजन का। तो खुदारा आप गुमराही और गलत बातें तो ना करें, फैक्चुअली आप करेक्ट बातें करें। हम आपका साथ देंगे, जहां पर आपकी बात के अंदर वजन होगा हम आपके साथ खड़े होंगे, आपके साथ खड़े भी रहे हैं माजी में। लेकिन इस तरह की गलत हकायक लोगों के सामने पेश ना करें कि पॉलिटिकल इंक्लूजन। बाकी आपने कभी आज तक पॉलिटिकल इंक्लूजन की नहीं, इस वक्त आप टाइगर फोर्स में पॉलिटिकल इंक्लूजन करने चले। तो फवाद चौधरी साहब, सुप्रीम कोर्ट से भी अपील की जा रही है, जो आप बात करें सुप्रीम कोर्ट से भी, आपकी वहां की जो सूबाई क़यादत है, खुर्रमशेर जमान साहब, दीगर लोग सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करे और पीपल्स पार्टी से हमारी जान छुड़ाए सिंध के अंदर। तो ये कौन सी अप्रोच है? नहीं, वो तो देखे ना, उन्होंने तंग इतना किया हुआ है फ्रैंकली लोगों को कि वो चाह रहे हैं जान छुटे किसी तरीके से, इसलिए कि वहाँ पे जिस तरह से पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, यहाँ पे ये जो सारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह है वो पोलिटिसाइज नहीं है इतनी। वहाँ पे बड़ा बुरा हाल है। वहाँ पे अगर आप पीपल्स पार्टी के लिटरली अगर आप गुलामी नहीं कर रहे इनकी लीड की, तो वहाँ पे तो बहुत ही जो इस वक्त सिचुएशन है वो बड़ी खराब है, जिसका इजहार होता है इस तलखी में जो एमपीएस। पंजाब में मुस्लिम लीग नून भी तहरीक इंसाफ पे इल्जाम लगाती है कि वो उन्हें विक्टिमाइज कर रहे हैं, उन्हें दीवार के साथ लगाया जा रहा है, सारा कुछ सियासी बुनियादों पर रहा है। वो तो नहीं गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर के पंजाब से हमारी जान छुड़ा दें, के पीटीआई के अंदर वहां के स्टेक होल्डर तो नहीं गए सुप्रीम कोर्ट में कि वहां पे पीटीआई की हुकूमत से जान छुड़ा दें, वो भी तंग है। नहीं, ये तो समझ बिल्कुल ही बात आपकी गलत है। पंजाब में तो आज भी सारी इंतजामिया लगी हुई है जो पीएमएलएन की लगी हुई थी, इनकी तो मौजें लगी हुई हैं। मेरे अपने आज डिस्ट्रिक्ट में डीपीओ साहब ने पीएमएलएन के मुकामी लीडर के कहने के ऊपर एसएचओ सस्पेंड कर दिया, और हमें तो पता ही नहीं है। सो पंजाब में तो जो सिचुएशन है वो तो इनकी तो ये तो अपोजिशन में नाम आईजी को बताए हैं, चीफ सेक्रेटरी बदलाए हैं, ये बदला के आपने वापस नून के लगाए हैं सारे के सारे। तो सारे वही सेक्रेटरीज हैं जो पहले नून के दौर में लगे, तो वही है ना सारे। मुस्तफा अली साहब के दौर के सारे लोग, इन्हें बंदा मिल नहीं रहा जो थोड़ा एक न्यूट्रल अप्रोच रखता हो, मेरे ख्याल से इसीलिए बार बार तब्दील हो रहे हैं। इतना लंबा अरसा है, इनसे तो जान बड़ी मुश्किल से छूटी है। ये जो पीएमएलएन का दौर था पंजाब में, 10 साल तो ये एक इसमें रहे हैं, ओवरऑल 30 साल जो है वो पीएमएलएन रही है। सो इनसे ये तो देखे ना, वो इसीलिए तो जब अपना अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो थॉमस जेफरसन ने कहा था कि 8 साल के बाद आप डेमोक्रेसी से मोनार्की की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो मुझे यहाँ एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात होगी एक और बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के हवाले से, डिस्कशन आगे जारी रहेगी, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक द शो। और अब बात हो जाए लॉकडाउन के हवाले से। जब लॉकडाउन अमलन ख़त्म हो गया है और खान साहब ये कहते हैं कि अब हमने कोरोना के साथ रहना है और इसके साथ साथ अब वैक्सीन आने में भी 1.5 साल का टाइम है, तो क्या हम अमलन हर्ड इम्यूनिटी यानी हम इज्तिमाई मुदाफ़ियत की तरफ तो नहीं जा रहे? फवाद चौधरी साहब, आपने
बुलाया भी था माहिरीन को वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, और वो भी ये कह रहे थे कि ये खतरनाक कॉन्सेप्ट होगा। लेकिन अमलन जब हम पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल को देखते हैं, आप बाजारों की फुटेजेस देखें, ओवरऑल आप मामला देखें, लग ये रहा है कि हम अमलन उस तरफ चल पड़े हर्ड इम्यूनिटी की तरफ। लेकिन ये बात यह है कि फ्रैंकली मैं तो कॉम्पिटेंट नहीं हूँ इसके ऊपर राय देने का, ना ही मेरा ये शोबा है, पता है। इसीलिए हमने तो ये किया कि यहाँ मिनिस्ट्री में जो पाकिस्तान के टॉप साइंटिस्ट हैं, वायरोलॉजिस्ट हैं, उनको हमने इकट्ठा किया। उनको हमने कहा जनाब आप इसको देखें और बताएं कि ये इसके ऊपर क्या है। वो कहते हैं कि ये जो इज्तिमाई मुदाफ़ियत का जो एक कॉन्सेप्ट है, मामला है, ये बड़ा ख़तरनाक है, क्योंकि इसके ऊपर अभी तक रिसर्च, जो डाटा रिसर्च है, वो नहीं हुई। और जब आप इस तरह की एक एक्सट्रीम थ्योरी इम्प्लीमेंट करते हैं तो फिर उसमें बहुत नुकसान का एहतमाल होता है। इसलिए हमने तो ओपिनियन यही दी है कि इस पे आपको इस तरह से अभी नहीं करना चाहिए। बाकी अब जाहिर है लोगों ने खुद भी देखना है SOPs के ऊपर, और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने। लेकिन माहिरीन क्या बता रहे हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जिस मॉडल पे हम चल पड़े हैं, ये है तो एलानिया नहीं तो है तो वही है, हर्ड इम्यूनिटी की तरफ ही हम जा नहीं रहे उस तरफ। देखिए जी, जिस तरह से ये 2-4 दिनों में रश हुआ है, जिस तरह ईद के ऊपर लोगों ने शॉपिंग की है या जो सब कुछ हुआ है, उससे तो जाहिर है कि इसके नताइज जून के पहले 3 हफ्तों में हमें पता चल जाएंगे। और अगर हम इतने क्रिटिकल हमारे हालात ना हुए तो फिर जाहिर है कि हमें हमारी बचत हो जाएगी, और दूसरी सूरत में फिर इसमें ख़तरनाक भी हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली मैंने पहले कहा था ये असम्बलियों के इजलास ना इस तरह से बुलाएं। अब आज हमारी जो MPA हैं शाहीन रजा, जो गुजरांवाला से MPA थी, अनफॉर्चुनेटली वो कोरोना का शिकार हुई और उनका इंतकाल हो गया। बिल्कुल फ्रैंकली अभी हम क्वाइट इसको लाइटली ले रहे हैं, बट लेट्स सी इसका अगले जून के पहले 3 हफ्ते में अगर हमारे ताल्लुकात अच्छे होते ना इंडिया से, बांग्लादेश से, तो फिर एक 4 मुल्कों की एक इकट्ठी हम ज्वाइंट स्टडी लॉन्च करते कि यहाँ पे क्या वजह है कि ये हमारे साउथ एशिया में ये उस तरह से क्रिटिकल नहीं हुई जिस तरह से यूरोप में नुकसान हुआ या अमेरिका में नुकसान हुआ। लेकिन चूंकि हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं है, अब हम खुद हमने एक स्टडी लॉन्च की है, उसके नताइज 3 महीने में आएंगे, तो देखते हैं कि उसमें क्या रिजल्ट इसमें आता है, क्योंकि अभी तक थ्योरीज। लेकिन जिस तरह से हम इस सूरत हाल को हल्का ले रहे हैं, जो हम मवाजना करते हैं कि हमारे अमेरिका वाले हालात नहीं है, तो अमेरिका और पाकिस्तान का अगर मैं मवाजना एक शेयर करूँ आपके साथ, कोरोना केसेस की अगर हम तादाद के एतबार से देखें तो आज पाकिस्तान में जब हम केसेस देखते हैं, अमेरिका में जब इतने केसेस हुए थे तो उस वक़्त यानी कि आज पाकिस्तान में 45,898 केसेस हैं, तो अमवात हैं 985,000 के करीब अमवात पहुंच चुकी हैं। और अमेरिका में अगर हम देखें तो 44,199 जब केसेस थे तो वहाँ पे अमवात 699 थी, यानी कि पाकिस्तान में 296 अमवात, अमेरिका में अगर इसी केसेस के तनासुब से अगर देखा जाए तो उसमें पाकिस्तान में ज़्यादा हैं। तो अल्लाह ना करे हम उस तरफ जाएं, लेकिन जिस तरह से हमने नर्म ले लिया है हालात को, इतना हमने लाइट ले लिया है, सब कुछ रिलैक्स कर दिया है, खुदा ना खास्ता हमें एहतियात करना होगी और सख्त पॉलिसी इख्तियार करना होगी। मुसद्दिक मलिक साहब क्या कहेंगे, आपको क्या लग रहा है कि हम इज्तिमाई मुदाफ़ियत की तरफ गैर एलानिया तौर पर चल नहीं पड़े? और पिछली बात क्या आप मुकम्मल कीजिएगा चूँकि आपसे हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया था। गैर एलानिया तौर पे क्या, फवाद साहब ने ऐलान तो कर दिया है और प्राइम मिनिस्टर साहब रोज़ आके ऐलान करते हैं। आप सड़कों पे देख लें, हुकूमत ने एक पॉलिसी के ज़रिए ऐलान किया है इस बात का कि हर चीज़ खोल दी जाए। जब हुकूमत ऐलान करती है और एक पॉलिसी के ज़रिए कहती है कि तमाम चीज़ें खुल गई, नाई की दुकान खुल गई, धोबी की दुकान खुल गई, इलेक्ट्रिशियन की दुकान खुल गई, मसाजिद के अंदर तरावी हो रही है, नमाज़ें हो रही हैं, मस्जिद नबवी बंद है, खाना काबा बंद है और तमाम मॉल्स बंद हैं पूरे मिडल ईस्ट के अंदर। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान एक अलहदा जगह है, यहाँ पे ना बायोलॉजी काम करती है ना ग्रेविटी काम करती है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर पहले कहते हैं कि इसकी हकीकत फ्लू से ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी पिछले दिनों एक वज़ीर ने कहा है कि ये तो फ्लू जैसा भी नहीं है। यानी जहाँ पे आपके जो हेड कर रहे हैं वो कहते हैं इससे ज़्यादा लोग तो ट्रैफिक एक्सीडेंट में मर जाते हैं। ट्रैफिक एक्सीडेंट में इन्फेक्शन होती है, जब एक गाड़ी दूसरे को टक्कर मारती है तो वो इन्फेक्ट हो जाती है, उसके इर्द गिर्द की 5 गाड़ियाँ भी इन्फेक्ट हो जाती हैं। जब वो सड़क पे चलती हैं, जहाँ से गुजरती हैं सबको इन्फेक्ट करती जाती हैं। जिस मुल्क के अंदर बेहिसी का ये आलम हो कि कोविड-19 का जो बंदा इंचार्ज है वज़ीर, वो इस तरह की बात करेगा, इतने लोग 1000 मरने से क्या होता है, 1000 से ज़्यादा ट्रैफिक एक्सीडेंट में मर जाते हैं, वहाँ पर आपने क्या करना है? और ये जो पॉलिसी है, अब तो ये ऐलान हो चुका है, आपने अमलन उसका ऐलान कर दिया है। आप कह रहे हैं कि आप सड़कों पे जाएं, दुकानें खुली हैं, आप घूमें, हाँ एहतियात करें। हम इन्फोर्स भी
नहीं करेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने आके ऐलान ये किया कि मैंने SOPs बना दिए हैं, वो वेबसाइट पे भी लगा दिए हैं और ये प्रिंट भी करके मीडिया को दे दिए। अब लोग जाने, लोगों का काम सर, जाने। फिर ट्रैफिक सिग्नल भी खत्म कर देने चाहिए, लोगों ने एहतियात करनी है कि वो भी खत्म कर दे, ट्रैफिक पुलिस को भी खत्म कर देना चाहिए कि लोगों पे। मैंने तो ये कई दफा कहा है कि देखें, पुलिस भी हटाएं, आप एक SOP बना दें, जिसने डाका मारना है उसको मारना तो नहीं चाहिए, बुरी बात है, लेकिन मार ले फिर वो डाका, क्योंकि अब इसको हम पुलिस तो नहीं खड़ी कर सकते। आपका काम है हुकूमत का लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करना। अगर आप वो तहफ़्फ़ुज़ करने से आ रही हैं, अगर आप ये कह रहे हैं कि है तो ख़तरनाक लेकिन चलें कोई बात नहीं, खतरा है तो क्या है, कुछ मर जाएंगे, जो बचेंगे वो कम से कम इकॉनमी को तो धक्का लगाएंगे। कब्रिस्तानों को देखें, 1000 लोग, आप कह रहे हैं हिंदुस्तान के साथ आपने क्या मिलकर स्टडी करनी है? खैबर पख्तूनख्वा में मौत की शरह 6% है, उसको स्टडी कर लें। आप रिपोर्ट कर रहे हैं 2%। खैबर पख्तूनख्वा जो अटक के एक पुल क्रॉस करते हैं, उसमें क्या ऐसी खास बात है कि वहां पे 6% है? फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पे जो रिपोर्टिंग हो रही है वो WHO की मुताबिकत से हो रही है, तो असल जो अमवात की शरह पाकिस्तान में है वो 6% है। मगर हुकूमत ने जब फैसला कर लिया कि जिसने मरना है वो मर जाए, तो ठीक है, इस फैसले के सामने तो सब लाचार हैं, हम भी लाचार। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया सर। मुस्तफा नवाज खोखर साहब, आपकी तरफ आता हूं, आप क्या कंक्लूडिंग रिमार्क्स इस पे देंगे? सिंध के अंदर शुरू में तो आपने रेजिस्ट किए फैसले कि भाई हम तो अपनी पॉलिसी के तहत चलेंगे, 18वीं तरमीम के तहत आपको इख्तियारात भी थे, लेकिन अब आपने भी तकरीबन चीजें नरम कर दी हैं जिस तरह से बाकी सूबों के अंदर हम बात कर रहे हैं। देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर भी आ चुके हैं, हमने उन पर भी अमल करना है। गुजारिश ये कि इस वक्त जो इज्तिमाई कुव्वत मुदाफ़त की जानिब हम बढ़ रहे हैं, मैं फवाद भाई से पहली चीज तो बिल्कुल एग्री करूंगा कि हम सारे मेडिकल एक्सपर्ट्स नहीं है, हेल्थ एक्सपर्ट्स नहीं है, और इसके ऊपर जो बेहतर राय है हमसे ज्यादा, हम सियासतदान है, हमसे बेहतर राय हेल्थ एक्सपर्ट्स की है और उन्हीं की राय को ज्यादा वजन देना चाहिए। और इसमें हम चारों की गुफ्तगू में डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब मेरे ख्याल से सबसे बेहतर पोजीशनड है इस मामले पर एक बेहतर राय देते हुए। मुझे तो सरे दस्त ये हर्ड इम्यूनिटी इज्तिमाई कुव्वत मुदाफ़त एक बहुत बेरहमाना सी चीज नजर आती है कि अगर आप ये फैसला कर लें, कोई भी हुकूमत ये फैसला कर ले कि ठीक है मर्ज बढ़ता जाए, जितने लोग इससे शिकार हो जाएं, जिन्होंने बचना है वो बच जाएंगे और जिन्होंने मरना है वो मर जाएंगे। और मरने वाले कौन होंगे ज्यादा? कि जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं, जिनका इम्यूनिटी कम है। तो हम बड़ी बेरहमाना सी चीज है। मैं तो इस सोच से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ। किसी भी इस सोच से मुत्तफिक नहीं है। हमारी गवर्नमेंट को भी देखना होगा कि कोरोना वबा के खिलाफ अगर हमने कामयाबी हासिल करनी है, किसी हद तक हम एहतियात से ही वो कर सकते हैं। अभी तक वैक्सीन आएगी तो तब इस पर मुकम्मल तौर पर काबू पाया जा सकता है। आज की शो में इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।